नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर, जहां आज हम जानेंगे भारत के प्रधानमंत्रियों की एक पूरी सूची के बारे में। तो 1947 से लेकर के 2024 तक भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री हुए हैं और आज के टाइम पर जो भारत के 14वें प्रधानमंत्री हैं वो आप सभी को पता है कि वो कौन है, नरेंद्र दामोदर दास मोदी। लेकिन जो 14वें प्रधानमंत्री है, इससे पहले भी भारत में बहुत सारे प्रधानमंत्री रहे हैं। तो इस वीडियो में हम उन सभी प्रधानमंत्रियों के कार्यकाल और उनके योगदान की एक झलक देखेंगे, जो कि सीक्वेंस वाइज हम रखेंगे। पहले प्रधानमंत्री कौन थे, उसके बाद दूसरे कौन से बने। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इस वीडियो में आप आखिर तक बने रहें, क्योंकि इस वीडियो में कुछ नाम ऐसे हैं जिन्हें आप नहीं जानते या फिर आपको नहीं पता होगा कि वो भारत के प्रधानमंत्री भी रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनका जो कार्यकाल था वो काफी शॉर्ट टर्म के लिए था। चलिए स्टार्ट करते हैं। चलिए सबसे पहला जो हम स्टार्ट करेंगे वो भारत के जो सर्वप्रथम प्रधानमंत्री थे वो थे हमारे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो जब से भारत आपका आजाद हुआ, यानी कि 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक प्रधानमंत्री रहे थे। इनका जो देहांत हुआ था वो इनके कार्यकाल में ही हुआ था, क्योंकि जो इन्होंने अपना आखिरी चुनाव लड़ा था 1962 वाला, 1962 से वो कब तक रहते, 1967 तक रहते। लेकिन 1962 में चीन का युद्ध हुआ और थोड़ा सा बताया जाता है कि चीन के युद्ध का इनको काफी सदमा भी लगा था और उसके बाद से बीमार रहते चले गए थे और 64 में ही इनकी क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। खैर, तो 15 अगस्त 1947 से लेकर के 27 मई 1964 तक भारत के सर्वप्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने देश को संभाला। इनके कार्यकाल में बहुत सारी पॉलिसी को भी अपनाया गया। सबसे जो मेन पॉलिसी थी इनकी वो थी नॉन अलाइंग मूवमेंट की। नॉन अलाइंग मूवमेंट क्या है? नॉन अलाइंग मूवमेंट का मतलब है कि जो भारत है वो एक तरीके से स्वतंत्र रहेगा और किसी भी देश के अंडर में काम नहीं करेगा। खैर, अगले प्रधानमंत्री के बारे में जानते हैं। जो दूसरे प्रधानमंत्री थे वो आप सभी को पता है कि वो लाल बहादुर शास्त्री थे, लेकिन इससे पहले भी प्रधानमंत्री रहे हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि 27 मई को पंडित जवाहरलाल नेहरू की मृत्यु हो गई। तो 27 मई को जब प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाती है तो अगला प्रधानमंत्री तुरंत नहीं चुना गया, तो उसमें टाइम लगा। तो उस शॉर्ट पीरियड के लिए क्या होता है, एक नाम प्रस्ताव किया गया था, गुलजारी लाल नंदा। तो जो गुलजारी लाल नंदा थे वो एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर थे, एक तरीके से कार्यवाहक के रूप में आप समझ सकते हैं। तो दूसरे हालांकि ये होने चाहिए, लेकिन ये कार्यवाहक है, इसीलिए इनको दूसरा नहीं कहा जाता है। दूसरा कौन है? लाल बहादुर शास्त्री। तो जब तक कोई सरकार में चुन नहीं लेगा प्रधानमंत्री, तब तक के लिए जो गुलजारी लाल नंदा थे उन्होंने प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला। और गुलजारी लाल नंदा जो थे इन्होंने 2 बार कार्यभार निभाया था। एक तो जब नेहरू की डेथ हुई और जब तक हमने किसको नहीं चूज कर लिया, जब तक लाल बहादुर शास्त्री को चूज नहीं कर लिया तब तक इन्होंने संभाला। और आप सभी को पता है कि शास्त्री की भी डेथ हो गई थी। तो शास्त्री की डेथ के बाद भी हमारे पास कोई अगला प्रधानमंत्री तुरंत नहीं था। तो उस टाइम भी गुलजारी लाल नंदा ने 11 जनवरी 1966 से लेकर के 24 जनवरी तक कार्यभार संभाला था। जो गुलजारी लाल नंदा थे बेसिकली उन्होंने हमेशा 2 बार एक तरीके से भारत को एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर किया, मतलब जो पद था संभाला था। खैर, तो प्रथम प्रधानमंत्री हो गए आपके पंडित जवाहरलाल नेहरू। और गुलजारी लाल नंदा का नाम क्यों आता है? क्योंकि उनके बाद तुरंत प्रधानमंत्री को चुना नहीं गया, तो उस टाइम के लिए किसी व्यक्ति को एक तरीके से कार्यवाहक के रूप में काम मतलब चलाना, पीएम के रूप में, वो थे हमारे गुलजारी लाल नंदा। खैर, जो भारत के दूसरे प्रधानमंत्री थे उनका नाम था लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो थे इनका कार्यकाल स्टार्ट होता है 9 जून 1964 से लेकर के 11 जनवरी 1966 तक। जो लाल बहादुर शास्त्री थे इनका जो कार्यकाल था वो काफी शॉर्ट टर्म का था, यानी कि ये समझ लिए कम से कम 2 साल का कार्यकाल। और ये जो 2 साल का कार्यकाल था ये काफी चुनौतियों से भरा पड़ा था, क्योंकि 1964 में आपका भारत जो था 64 से पहले ठीक क्या हुआ था, चीन के साथ युद्ध हुआ था। तो उसकी मार देश के ऊपर थी, काफी दिक्कत थी देश में। और उस टाइम ये प्रधानमंत्री बनते हैं 64 में नेहरू के बाद। और 64 में जैसे ही बनते हैं अगले ही साल 1965 में क्या होता है, इंडिया और पाकिस्तान की वॉर हो जाती है। तो आप खुद सोचिए कि जब दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री का कार्यपद संभालते हैं तो उनके सामने कितनी चुनौतियां आई थी। खैर,
इनके कार्यकाल के दौरान ही इन्होंने स्लोगन दिया था जिसको आप सभी जानते हैं, जय जवान और जय किसान के नाम से। जय जवान किसके लिए है? ये मिलिट्री को डिनोट करता है, और जय किसान किसके लिए? किसानों के लिए। अब ये दोनों चीजें क्यों आई हैं यहाँ पर, ये दोनों नाम क्यों आए? क्योंकि जय जवान उन्होंने इसलिए दिया था क्योंकि 65 में तो वॉर चल रही थी, और जय किसान किस लिए आया था? क्योंकि इन्हीं के कार्यकाल के दौरान देश की जो आर्थिक स्थिति थी फसलों को लेकर के वो बहुत ज्यादा ही खराब थी। तो दोनों को एक तरीके से ताकत प्रदान करना इस स्लोगन के जरिए ये इनका मेन मकसद था। तो इसीलिए जय जवान और जय किसान इनका फेमस स्लोगन रहा। तो ये हो गए हमारे दूसरे प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री, जिनका कार्यकाल बहुत ही छोटे टाइम के लिए था, और इनका देहांत जो था वो भी कार्यकाल में ही मतलब हो जाता है। वो ताशकंद समझौते के लिए इस युद्ध के बाद वो जब कहाँ जाते हैं, जब उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में जाते हैं, और वहां पर इनके डेथ हो जाती है इनके होटल रूम में। और अब तक इसको सुलझाया नहीं जा सका है कि लाल बहादुर शास्त्री की जो डेथ हुई थी वो किन कारणों से हुई थी। चलिए अब हम जानेंगे भारत के तीसरे प्रधानमंत्री के बारे में, जो कि थी इंदिरा गांधी। इंदिरा गांधी भारत की फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, और इन्होंने भारत के प्रधानमंत्री के रूप में 2 बार कार्यकाल संभाला। जो पहला कार्यकाल था इनका वो 24 जनवरी 1966 से लेकर के 1977 तक रहा, और जो दूसरा कार्यकाल था आपका वो 14 जनवरी 1980 से लेकर के 31 अक्टूबर 1984 तक रहा। इनके कार्यकाल में बहुत सारे अच्छे अच्छे कार्यक्रम चलाए गए थे, जैसे कि सबसे बड़ी चीज अगर हम बात करें तो एक हो गया आपका ग्रीन रेवोल्यूशन, और जो दूसरा हो गया कि भारत ने पहली बार अपना न्यूक्लियर टेस्ट करा था 1974 में। इंदिरा गांधी को एक तरीके से आयरन लेडी भी कहा जाता है, और ये आयरन लेडी इसलिए कहा जाता था क्योंकि ये काफी ज्यादा ऐसे फैसले लेती थी जो नॉर्मल प्रधानमंत्री नहीं लिया करते थे। ठीक है, इन्हीं के कार्यकाल में जो आपका पाकिस्तान था उसके 2 टुकड़े हुए थे, क्योंकि पाकिस्तान पहले 2 अलग अलग देशों में बटा हुआ था, एक था आपका ईस्ट और एक था आपका वेस्ट। तो आज के टाइम पर पाकिस्तान केवल एक ही बच गया है ना, केवल वेस्ट वाला। जो आप पाकिस्तान नाम सुनते हैं वो वेस्टर्न पाकिस्तान है, और जो आप बांग्लादेश सुनते हैं वो ईस्टर्न पाकिस्तान था पहले। लेकिन इंदिरा गांधी के कार्यकाल में ही इंदिरा गांधी ने पाकिस्तान से वॉर करी थी, 1970 वॉर की वन की सॉरी, और इसी 1971 वाले वॉर में क्या हुआ था, पाकिस्तान को हराया और ईस्टर्न पाकिस्तान को आजाद कराया। खैर, तो ये थी हमारी भारत की तीसरी प्रधानमंत्री, जो कि फर्स्ट फीमेल प्राइम मिनिस्टर थी, और इन्होंने बहुत सारे देश के लिए अच्छे अच्छे काम किए, जिसमें से हम पहला ग्रीन रेवोल्यूशन है और दूसरा आपका रखेंगे न्यूक्लियर टेस्ट। चलिए अगले प्रधानमंत्री पे चलते हैं। जो भारत के अगले प्रधानमंत्री थे वो थे मोरारजी देसाई। अब यहां पर देखिए आप ध्यान से कि जो इंदिरा गांधी का जो कार्यकाल खत्म हुआ यहाँ पर 77 वाला, यहाँ पर क्या हुआ 77 का खत्म हुआ, और अगला कब स्टार्ट हुआ है 80 पे स्टार्ट हुआ है। तो 77 से लेकर के यानी कि 1977 से लेकर के 80 के बीच में भारत के प्रधानमंत्री कोई और थे, तो पहले उनको जान लीजिए। तो ये तीसरे प्रधानमंत्री हो गई हमारी। अब हमें जानना है चौथा। तो जो चौथे प्रधानमंत्री थे वो थे आपके मोरारजी देसाई, और इन्होंने कार्यकाल संभाला अपना 24 मार्च से लेकर के 1977 से लेकर के 1989 तक। और इन्होंने जो कार्यकाल संभाला, इन्होंने भी अपने टाइम पर बहुत सारे एक तरीके से फैसले लिए, काफी कठोर रवैया रखते थे, और ये पहले भारत के नॉन कांग्रेस प्राइम मिनिस्टर थे। कौन थे? पहले भारत के, मतलब भारत के पहले नॉन कांग्रेस पार्टी के क्या थे ये प्राइम मिनिस्टर थे। इनकी सरकार इसलिए गिर गई थी क्योंकि इन्होंने अपना मेजॉरिटी सपोर्ट खो दिया था, और इसकी वजह से इनको क्या करना पड़ा, रिजाइन करना पड़ गया। और इसीलिए भारत को अगला प्रधानमंत्री मिला जो कि 5वां कहलाएगा। वो कौन थे? वो थे आपके चरण सिंह। चरण सिंह एक तरीके से इंडियन फार्मर्स के लिए एक बहुत ही अच्छा नाम है, क्योंकि इन्होंने फार्मर्स के लिए बहुत सारे काम किए, और इनका कार्यकाल भी बहुत छोटा था, 89 से लेकर के 80 के बीच में। और ये जो ये सरकार चला रहे थे, ये सरकार एक कांग्रेस के समर्थन में थी। बाद में कांग्रेस ने इनसे अपना समर्थन खींच लिया और इनकी भी सरकार गिर जाती है। तो जैसा कि आपने इधर देखा था कि इंदिरा गांधी ने 77 से लेकर के दोबारा कब आई हैं, 80 के पे आई हैं, यानी कि जो 3 साल का आप गैप देख रहे हैं, उन 3 सालों के बीच में कुछ टाइम मोरारजी देसाई प्रधानमंत्री थे और कुछ टाइम के लिए चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे। ठीक है, जो चौधरी चरण सिंह प्रधानमंत्री थे, इन्होंने एक तो मतलब इंडियन फार्मर्स के लिए बहुत सारे काम किए, और जो दूसरा काम किया वो रूरल डेवलपमेंट पर काफी ज्यादा फोकस किया। चलिए, तो हो गए 5 प्रधानमंत्री। अगले जो प्रधानमंत्री हैं छठे, वो हैं आपके राजीव गांधी।
राजीव गांधी जो प्रधानमंत्री बने थे वो इंदिरा गांधी के देहांत के बाद ही बने थे। 1984 में इंदिरा गांधी का देहांत हुआ और 1984 के बाद इन्होंने ही एक तरीके से सीधा कार्यभार संभाला, यानी कि 31 अक्टूबर 1984 से लेकर के ये 89 तक अपनी सरकार चलाते हैं और संपूर्ण 5 साल का कार्यकाल ये पूरा करते हैं। इनके कार्यकाल में भी बहुत सारे रेवोल्यूशन हुए, एक तरीके से इंडिया को काफी बड़े स्तर पर टेक्नोलॉजी मिली। जो आप टेलीविजन क्रांति सुनते हैं, टेलीकॉम रेवोल्यूशन सुनते हैं, वो इन्हीं के कार्यकाल में थी। और जो आप कंप्यूटर वगैरह वर्ड सुनते हैं, ये सब भारत में इन्हीं के कार्यकाल में आया और इन्होंने काफी ज्यादा एक तरीके से भारत का टेक्नोलॉजी के रूप में बहुत ज्यादा विकास करा था। तो कम से कम इन्होंने 5 साल का अपना कार्यकाल संभाला और ये भारत के अब तक के यंगेस्ट क्या हैं, प्राइम मिनिस्टर हैं, यंगेस्ट, क्योंकि इन्होंने कार्यभार कब संभाला था, अपनी 40 की एज में। चलिए, इनका जो इलेक्शन का हारने का जो मेन रीजन था वो ये था कि इनके ऊपर बोफोर्स क्या है, एक कांड है जिनके ऊपर काफी ज्यादा एलिगेशन लगे थे और काफी ज्यादा विरोधी लहर भी थी और इसी की वजह से 89 में इलेक्शन हार जाते हैं। 89 के बाद जो प्रधानमंत्री बनते हैं वो बनते हैं विश्वनाथ प्रताप सिंह। विश्वनाथ प्रताप सिंह यानी कि समझिए ये पहले ये राजीव गांधी के बाद प्रधानमंत्री बनते हैं और इनका भी कार्यकाल ज्यादा बड़ा नहीं था। दिसंबर 1989 से लेकर के नवंबर 1990 तक, मतलब 1 साल के आसपास इनका भी कार्यकाल रहता है। और इनकी भी सरकार क्यों चली जाती है, क्योंकि ये नो कॉन्फिडेंस मोशन में अपनी सरकार का ये बहुमत नहीं बता पाते हैं कि हमारे पास बहुमत है या नहीं है। खैर, इन पे बहुमत नहीं था इसलिए इनको भी रिजाइन करना पड़ गया। और इन्होंने ही जो आप ये अदर बैकवर्ड क्लास सुनते हैं ना, अदर बैकवर्ड क्लास, इस चीज को इंप्लीमेंट किया था और बाद में बहुत बड़े स्तर पर जनरल कैटेगरी द्वारा विरोध प्रदर्शन हुआ और इसके बाद इनको भी रिजाइन करना पड़ा और हटना पड़ा। तो इनका कार्यकाल भी काफी ज्यादा छोटा था, जो कि आपके 7वें प्रधानमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह। चलिए, अगले प्रधानमंत्री हैं 8वें, जिनका नाम है चंद्रशेखर। चंद्रशेखर भी का जो कार्यकाल था वो काफी छोटा रहा, क्योंकि ये विश्वनाथ प्रताप सिंह के अगले उसके तुरंत बाद ही बने थे और इन्होंने भी नवंबर 90 से लेकर के जून 1991 तक भारत के प्रधानमंत्री का कार्यभार संभाला था। इनका जो कार्यकाल चल रहा था वो पूरा जो चल रहा था वो कांग्रेस के सपोर्ट से चल रहा था, यानी कि कांग्रेस ने इनको सपोर्ट कर रखा था सीट के मामले में और बाद में कांग्रेस क्या करती है, सपोर्ट हटा लेती है और फिर इनको भी बाद में क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ जाता है। तो ये थे हमारे 8वें प्रधानमंत्री, जिनको कहा जाता है चंद्रशेखर। चलिए, ये काफी ज्यादा सोशलिस्ट आइडियाज को लेकर के आते थे, समाजवादी जो विचारधारा होती है वो, तो इसीलिए इनको यंग तुर्क के नाम से भी जाना जाता था। चलिए, जो अगले प्रधानमंत्री हैं वो हैं आपके 9वें प्रधानमंत्री, जिनका नाम है पीवी नरसिम्हा राव। अब तक आपने देखा कि 89 में जब राजीव गांधी चले गए तो भारत को 2 अलग अलग प्रधानमंत्री मिले, एक तो विश्वनाथ प्रताप सिंह और दूसरे मिले चंद्रशेखर। तो ये जो दोनों प्रधानमंत्री थे इनका कार्यकाल काफी कम था, 1-1 साल का था। इसके बाद 1991 में इलेक्शन होते हैं और फाइनली एक पूरा एक टर्म मिलता है प्रधानमंत्री को, यानी कि पूरे 5 साल का टर्म, यानी कि 91 से लेकर के 96 तक। यहां पर 91 से लेकर के 96 जो प्रधानमंत्री रहे वो पीवी नरसिम्हा राव रहे और बाद में वैसे ये भी इलेक्शन हारते हैं 96 के बाद, ये दोबारा नहीं आ पाते हैं। इनके कार्यकाल में भारत ने बहुत सारी चीजों को अप्लाई किया था और वो है आपके इकोनॉमिक रिफॉर्म। ठीक है, इनके कार्यकाल में जो फाइनेंस मिनिस्टर थे वो थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह, जिसने क्या किया था, जिसने इंडियन इकोनॉमी को काफी ज्यादा बढ़िया या फिर बहुत ज्यादा उसमें विकास किया, उसको आगे बढ़ाया और एक तरीके से जो हमारी इकोनॉमी थी उसको लिबरलाइज किया था। वैसे तो 3 पॉलिसी को अपनाया गया था इनके कार्यकाल में, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। चलिए, अगले प्रधानमंत्री पे चलते हैं। अगले प्रधानमंत्री थे 10वें, जो कि थे आपके अटल बिहारी वाजपेयी। अब जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनका भी कार्यकाल 2 बार का रहा है। एक तो कार्यकाल रहा है आपका 16 मई 1996 से लेकर के 1 जून 1996। ये बहुत ही ज्यादा, एक तो इसमें एक बात आती है कि भारत के सबसे कम दिनों के जो प्रधानमंत्री थे वो कौन थे, तो वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी, क्योंकि इन्होंने 16 के या फिर 15 दिन तक एक तरीके से सरकार चलाई थी, क्योंकि इनके पास मेजोरिटी नहीं थी और मेजोरिटी ये साबित नहीं कर पाए तो इनको भी हटना पड़ गया था, जो कि इनका पहला कार्यकाल था 1996 वाला। ठीक है, दोबारा से इनका कार्यकाल मिलता है 19 मार्च 1998 से लेकर के 22 मई 2004 तक। देखिए, जो ये वाला कार्यकाल है ये इन्होंने पूरा सर्व किया,
5 साल का। और आपको एक बात मैं बताऊं कि यहाँ पर जो 19 मार्च 1998 आप देखते हैं, ये मेरे डेट ऑफ बर्थ से ठीक 2 दिन बाद की बात है, यानी कि 17 मार्च 1998 का मेरा बर्थ है और ये प्रधानमंत्री बने थे 19 मार्च 1998 को। तो मेरे जो नाना थे उनको ये बात पता चली थी कि अटल बिहारी वाजपेयी जीतने वाले हैं, तो ठीक उससे 2 दिन पहले मेरा नाम उन्होंने अटल बिहारी वाजपेयी रख दिया था। वैसे मेरे 2 नाम हैं, एक तो मेरा नाम अमरेश है और एक मेरा अटल बिहारी वाजपेयी भी नाम है, जो कि इन्हीं की बदौलत है, क्योंकि ये चुनाव जीत गए तो इन्होंने, मेरे नाना जो थे इनके काफी अच्छे प्रशंसक थे। खैर चलिए, तो इन्होंने भी अपना 2 बार कार्यकाल संभाला और सबसे कम समय के लिए कोई प्रधानमंत्री रहा है भारत में 15 से 16 दिन के लिए, तो वो थे हमारे अटल बिहारी वाजपेयी। ठीक है, और दोबारा से इनको 5 साल का कार्यकाल कब मिला? 1998 से लेकर के 2004 में। और इन्होंने भी एक तरीके से जो पोखरण में इंदिरा गांधी ने 1974 में न्यूक्लियर टेस्ट किया था, उसी को आगे बढ़ाया 1998 में। भारत के जो अगले प्रधानमंत्री हुए 11वें, जिनका नाम था एच.डी. देवे गौड़ा। ठीक है, एच.डी. देवे गौड़ा, जो जनता दल पार्टी के थे, जनता दल सेक्युलर आपने नाम सुना होगा, साउथ की पार्टी है ये, इस पार्टी से थे। इनका कार्यकाल भी काफी छोटा रहा, 1 जून 1996 से लेकर के 21 अप्रैल 1997 तक। और इनका कार्यकाल छोटा रहने का जो मेन वजह था कि जब ये प्रधानमंत्री बने तो ये कांग्रेस के सपोर्ट से बने और बाद में कांग्रेस ने अपना सपोर्ट खींच लिया। आप एक चीज आप ध्यान दे रहे होंगे कि बहुत सरकारों में क्या हो रहा है कि कांग्रेस अपना सपोर्ट खींच रही है और सरकार गिर जा रही है, क्योंकि पहले क्या था कि कांग्रेस की जो पावर थी वो सबसे ज्यादा थी, वो सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी और उसके समर्थन के बिना सरकार ही नहीं बन सकती थी। स्टार्टिंग में से तो ऐसा था कि केवल अकेले ही सरकार बनाती थी कांग्रेस, लेकिन नेहरू के बाद से थोड़ी सी दिक्कतें आना स्टार्ट हुई और ये 71 के बाद से थोड़ा सा ज्यादा दिक्कत देखने को मिला था, 71 के बाद से। खैर, तो 11वें जो प्रधानमंत्री हैं आपके वो एच.डी. देवे गौड़ा थे, जिनका कार्यकाल 1 साल के आसपास में था और इन्होंने भी रूरल पे और एग्रीकल्चर डेवलपमेंट पे बहुत ज्यादा फोकस करा था। चलिए, जो 12वें प्रधानमंत्री थे वो थे आपके आई.के. गुजराल, यानी कि इंद्र कुमार गुजराल। इनका भी जो कार्यकाल है वो 97 से लेकर के 98 तक का है। अब आपने एक चीज देखी होगी कि इंद्र कुमार गुजराल जो हैं 97 से 98, और जो एच.डी. देवे गौड़ा हैं वो 96 से 97, ये कौन है? एच.डी. देवे गौड़ा। और जो इंद्र कुमार गुजराल हैं वो 97 से 98। अब इसी बीच में आप थोड़ा सा यहां ध्यान दीजिए कि यहां पर 96 में क्या हुआ कि जो अटल बिहारी वाजपेयी हैं इनका रिजाइन यहां पर हो गया, और 96 के बाद ये कब आए हैं यहाँ पर? 1998 में। तो जो 2 साल का जो आप गैप देखते हैं, इसी बीच में ये 2 अलग अलग प्रधानमंत्री भारत को मिले थे। एक मिले थे 97 में एच.डी. देवे गौड़ा, और एक हुए आपके 1998 तक के लिए इंद्र कुमार गुजराल। और इन्हीं के बाद 1998 में जब इन्होंने एक तरीके से रिजाइन दिया तो उसके बाद जब इलेक्शन हुए तो कौन जीता? अटल बिहारी वाजपेयी। तो वो जो 2 कार्यकाल आपको मैं दिखा रहा हूं, तो उसके जो बीच का जो कार्यकाल है ना, वो अलग प्रधानमंत्रियों के लिए है। खैर, तो 98 में इन्होंने भी रिजाइन किया, और यहां पर भी रिजाइन का जो आप कारण देखेंगे, क्या देखेंगे कि रिजाइन आफ्टर कांग्रेस विथड्रू सपोर्ट। हर एक सरकार में जो कांग्रेस थी उन्होंने अपना समर्थन खींचा और वो सरकारें गिरी, तो यहां पर ये भी चले गए। हालांकि जो इंद्र कुमार गुजराल थे वो भी काफी बेहतरीन प्रधानमंत्री थे और इन्होंने गुजराल डॉक्ट्रिन दिया। एक तरीके से गुजराल डॉक्ट्रिन क्या है कि जो इंडिया है आपका, इंडिया के आसपास के जो देश आप देखते हैं, पाकिस्तान, श्रीलंका, जो साउथ एशिया की आप कंट्री देखते हैं, इन देशों के साथ अच्छे संबंध का बहुत ज्यादा प्रोत्साहन दिया था और इसीलिए इस चीज को जानते हैं गुजराल डॉक्ट्रिन, यानी गुजराल सिद्धांत। चलिए, अब बात करते हैं भारत के अगले प्रधानमंत्री, जो कि 13th प्रधानमंत्री थे, वो थे आपके डॉक्टर मनमोहन सिंह। डॉक्टर मनमोहन सिंह जो थे वो अटल बिहारी वाजपेयी के बाद प्रधानमंत्री बने थे, क्योंकि अटल बिहारी वाजपेयी का जो कार्यकाल था वो कब से कब तक था? 1998 से लेकर के 2004 तक का था। तो 2004 के बाद इलेक्शन होते हैं, अटल बिहारी वाजपेयी जो हैं वो सरकार हार जाते हैं, मतलब चुनाव हार जाते हैं, और फाइनली 2004 में यहाँ पर पूर्ण बहुमत की सरकार बनाती है यूपीए। ठीक है, और यूपीए की तरफ से यहां पर जो सरकार बनी उसमें प्रधानमंत्री बने डॉक्टर मनमोहन सिंह, और इन्होंने 2 बार इलेक्शन मतलब जीता, एक तो 2004 से 9 तक, और फिर 2009 में जो इलेक्शन हुए उसमें भी जीते, और 2014, यानी कि पूरे 10 साल के लिए ये भी भारत के प्रधानमंत्री रहे हैं। अब इनके कार्यकाल में भी भारत ने बहुत सारे इकोनॉमिक रिफॉर्म किए। भारत का जो इकोनॉमिक क्राइसिस था इन्होंने ही संभाला और भारत को नई बुलंदियों को छुआ। तो ये थे हमारे भारत के 13th प्रधानमंत्री। चलिए,
अगले प्रधानमंत्री पर चलते हैं, जिससे आप सभी के सभी वाकिफ होंगे, क्योंकि ये हमारे भारत के अब तक के सबसे ज़्यादा वरिष्ठ भी हैं और भारत के सबसे ज़्यादा लॉन्ग सर्विंग प्राइम मिनिस्टर भी होने जा रहे हैं, क्योंकि इन्होंने कार्यकाल कब संभाला था? 26 मई 2014 से, और अभी भी 2024 से है, और 24 से ये पूरा कहाँ तक जाएंगे? 2029 तक। तो ये 15 साल के लिए एक तरीके से फिक्स हो गए हैं। और 15 से ज़्यादा कौन रहा है? पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो दूसरे नंबर पे एक तरीके से आ सकते हैं नरेंद्र मोदी। खैर, इनके भी कार्यकाल में भारत ने अलग ही बुलंदियों को छुआ है। इनके कार्यकाल में डिजिटल इंडिया, मेक इन इंडिया, स्वच्छ भारत अभियान और टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, इकोनॉमिक रिफॉर्म के क्षेत्र में, इंफ्रास्ट्रक्चर में, हर एक क्षेत्र में भारत जो है बहुत ज्यादा आगे बढ़ा है। चलिए, तो ये थे आपके टोटल 14 प्रधानमंत्री की सूची, और जो कि हमने लाइन वाइज समझा। आशा करता हूं आपको वीडियो के जरिए इन प्रधानमंत्रियों के बारे में पता चल गया होगा। अब महत्वपूर्ण बात, जब आपने इन सभी प्रधानमंत्रियों को जाना, सबने अपने अपने कार्यकाल में भारत के लिए ही काम किया और भारत को सशक्त बनाया, भारत को मजबूत बनाया, तो आप कभी कभी ये भी सोचते होंगे कि कुछ लोग ऐसे हैं, भारत के ही कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि 2014 में हम लोग आजाद हुए। कब आजाद हुए हम? 2014 में हम लोग आजाद हुए, और हमने अब तक एक ही प्रधानमंत्री के बारे में सुना। तो ये सब बातें आप ना सोचे तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि भारत के जो भी प्रधानमंत्री रहे उन्होंने भारत को आगे बढ़ाने की ही बात करी, और सभी प्रधानमंत्री जो थे वो भारत के लिए ही थे। उन्होंने भारत के लिए अपना बलिदान दिया। जैसे कि आपने 2-3 प्रधानमंत्रियों को देखा जो अपने कार्यकाल के दौरान ही मतलब चले गए। जैसे कि एक तो आपके नेहरू, ठीक है, एक हो गया आपके लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जब गए थे, कहां पर गए थे? जो 1966 में वहां गए थे उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद में, तो वहां पर वो भारत के काम से ही गए थे, क्योंकि भारत और पाकिस्तान का शांति समझौता था और उस चीज के लिए गए थे वो, और वहां पर उनकी डेथ हो जाती है। ठीक है, नेहरू की डेथ 62 के युद्ध के बाद उनको थोड़ा सा दिल का दौरा पड़ गया या फिर उनकी तबीयत खराब होने लग गई थी, तो ये भी देश की वजह से गए। इंदिरा गांधी की भी हत्या कर दी गई थी, आप सभी को पता है। इसके बाद जो राजीव गांधी हैं, राजीव गांधी की भी जो हत्या हुई है वो भी एक तरीके से, हालांकि उस टाइम वो प्रधानमंत्री नहीं थे, लेकिन वो प्रधानमंत्री ही तो थे भारत के, कभी ना कभी तो थे, उससे 1 साल पहले थे, और इनकी भी हत्या कर दी गई थी, राजीव गांधी की। खैर, तो सभी प्रधानमंत्रियों पर हमें अपना भरोसा रखना चाहिए, सभी को अच्छा मानना चाहिए, किसी को ये नहीं कहना चाहिए कि ये प्रधानमंत्री खराब है या फिर ये अच्छा है ज्यादा, ऐसे आपको नहीं करना चाहिए। खैर, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आपके लिए एक कमेंट के लिए बता के जाता हूं कि आपको क्या लिख सकते हैं। आप ये लिख सकते हैं कि अगर आपको किसी विशेष प्रधानमंत्री पर कोई वीडियो चाहिए, उनके संपूर्ण कार्यकाल, उनकी जीवनी, उनके कार्यकाल में कौन कौन से कार्य किए गए भारत को आगे बढ़ाने के लिए, तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं, और हमारे चैनल से आप जुड़ सकते हैं ताकि आपको ऐसी और इंफॉर्मेटिव वीडियो मिले। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।